प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 के लिए मॉडल स्पीड टेस्ट तीसरा हल करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्नों का हल बताएंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए वीडियो पर। तो वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, और अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मॉडल पेपर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी 126 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था। तो भारत में रहते हुए किस विद्वान ने इस नियम का, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें आपके देखो ऑप्शन दिए गए हैं, वराहमिहिर दिया गया है, आर्यभट्ट दिया गया है, पतंजलि दिया गया है और भास्कराचार्य दिया गया था। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भैया, आर्यभट्ट ने पहली बार बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक। नेक्स्ट आपका 127 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हर्षचरित्र के रचयिता कौन थे। तो हर्षचरित्र भैया इसने लिखी थी बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी। और चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो ये आप लोगों को मालूम होगा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक रचना की थी। और कालिदास तो महान कालिदास कहे जाते हैं, इन्होंने कई रचनाएं संस्कृत में की थी, जैसे रघुवंशम हो गया आपका, और आपका मेघदूतम हो गया। तो ये रचनाएं इनकी थी। और कल्हड़ के द्वारा कौन सी रचना की गई है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कल्हड़ ने एक रचना लिखी थी जिसको राज तरंगिणी कहते हैं, राज तरंगिणी। इन्होंने उसमें कश्मीर का इतिहास लिखा था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था ये कि किस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। तो राज तरंगिणी में मिलता है। तो ये प्रश्न आपका रहा। अगला प्रश्न आपका दिया 128 नंबर, किसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया था। नर्मदा के तट पर हर्ष को हराया था, जो हर्षवर्धन है वही आपके हर्ष हैं, ध्यान रखना। हर्षवर्धन के समय में भारत कौन आया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 28 नंबर प्रश्न आपका आंसर इसमें हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। 129 नंबर प्रश्न आपका देगा, चीनी यात्री हुएनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। तो ये आपको ध्यान रखना है। हुएनसांग ने किस ग्रंथ की रचना की थी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको ज़रूर मालूम होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हुएनसांग ने किस ग्रंथ की रचना की थी। 130 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि जनता द्वारा चुने गए शासक गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की थी। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा 750 ईस्वी में। जनता द्वारा चुने गए जो शासक थे गोपाल, उन्होंने पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की थी। तो ये आप लोग सभी लोग वन लाइनर में इसको नोट करते चलिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप आसानी से पढ़ सको। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लिख नहीं सकते हो, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन आप बना सकते हो। इससे हम किसी क्लास में आप सभी को वन लाइनर करवा देंगे। सारे जितने हमने लिखे हैं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न आपके लिए लिखे हैं। तो किसी दिन ये क्लास हो जाएगी। आप सभी लोग चैनल पर बने रहें, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। 131 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि विक्रमशिला की स्थापना किस शासक ने करवाई थी। विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई थी। तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो तराइन के दो युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 में, प्रथम युद्ध हुआ था, और 1192 में द्वितीय जो है युद्ध हुआ था, एक साल के अंतराल पर। तो ध्यान रखना, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और वहीं से पूरा हिंदुत्व खत्म हो गया, और वहीं से तुर्क शासन जो है स्टार्ट हो जाता है, और गुलाम वंश की नींव पड़ जाती है 1206 ईस्वी में। तो ध्यान रखना, इसके बाद बाबर के बाद आप मोहम्मद गौरी के बाद आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने गुलाम वंश की नींव डाली थी। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है। 133 नंबर प्रश्न आपका दिया राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था आपका दंती दुर्ग। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो लिखा है कि 134 नंबर, एलोरा में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं।
तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं। एलोरा में ठोस चट्टानों को काटकर महान शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा में चट्टानों को काटकर महान शिव मंदिर बनवाया था। 135 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, किसने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ का प्रणयन किया था अर्थात लिखा था? तो ये कविराज मार्ग नामक जो है ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। 136 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भैया आपको जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कील नहर जोड़ती है। ये आपके भूगोल के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 137 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट में लिखिएगा। कील नहर जोड़ती है तो मैनचेस्टर को लिवरपूल से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर। ये सब मैपिंग के क्वेश्चन हैं, आप मैप देखकर उसमें से पढ़ सकते हो। दूसरा नंबर ऑप्शन इसमें सही है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। 138 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 138 नंबर। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो भैया बहरीन को मोतियों का शहर भी या देश भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अर्धरात्रि का देश किसे कहते हैं? तो नॉर्वे को कहा जाता है, ध्यान रखना। और सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है, ध्यान रखना। तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और चौथा नॉर्वे को आपको अर्धरात्रि का देश भी कहा जाता है, ध्यान रखना। 139 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो जापान में होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और भूटान आपका सबसे गरीब देश माना जाता है, ध्यान रखना। ये जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं। 140 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक एल्युमिनियम का उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक एल्युमिनियम का उत्पादन कौन करता है? तो भैया इसमें आपका राइट आंसर होगा चीन। चीन जो है विश्व का सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम उत्पादित करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया 141 नंबर, विश्व में कौन सा देश कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भैया चीन है आपका, यानी चीन सर्वे सर्वा है, बहुत चीज़ें उत्पादित करता है। विश्व में इस उत्पादन क्षमता इसके पास बहुत सबसे ज़्यादा है। तो आपको अगर नहीं आता है तो आप चीन पे पहले टिक करिएगा, उसके दूसरे नंबर पर भारत को वरीयता देना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 141 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 142, जिसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड में पाई जाने जनजाति कहाँ है? तो भैया आपकी है माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 143 नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ध्यान रखना ये आपका 2.4% है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 144 नंबर प्रश्न दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है, यानी इससे भारत से बड़े 6 देश हैं, 7वें स्थान पर भारत आता है, ठीक, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भैया? तो इसमें आपका दिया गया है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणतम बिंदु है और कन्याकुमारी आपका क्या है? ये उत्तरतम बिंदु है, ध्यान रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न आपका दिया गया भारतीय संविधान का स्वरूप है कैसा है? अब यहाँ से आपके संविधान के प्रश्न शुरू होते हैं। तो 146 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा संघात्मक एवं एकात्मक दोनों। तो ध्यान रखना चौथा नंबर ऑप्शन आप सही है, संघात्मक एवं एकात्मक होता है हमारा संविधान। अगला प्रश्न आपका 147 नंबर दिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये राज्यसभा होता क्या है? हमने आपको बताया कि संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्षों के लिए चुना जाता है, इसमें आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। तो राज्यसभा के सदस्यों का
कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है जब कई बार पूछी जाती है कोई चीज़, तो वो क्या बन जाती है, ये समझ लो इम्पोर्टेंट बन जाती है। 148 नंबर प्रश्न आपका दिया भारत में पंचायती राज अधिनियम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो पंचायती राज अधिनियम आपका 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 149 नंबर, देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग द्वारा किया जाता है। तो कानून बनाने का कार्य जो है संसद करती है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी कानून बनाना संसद द्वारा पारित होता है, वहीं से बनता है। अगला प्रश्न आपका 150 नंबर दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करवाना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, यानी हम बच्चों का शोषण करते हैं जब उनसे काम करवाते हैं। 18 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं, 18 साल से छोटे, उनसे काम करवाना क्या होता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जब काम करवाते हैं तो शोषण कहलाता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत हम उन्हें काम नहीं करवा सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 151 नंबर, वह कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं किंतु राज्यपाल को नहीं। ये लिखा है कि राज्यपाल को वह शक्तियां नहीं प्राप्त हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो राज्यपाल को नहीं प्राप्त है और राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसमें आपका दिया गया है सेना संबंधी शक्तियाँ। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को सेना संबंधी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं लेकिन राज्यपाल को नहीं। राष्ट्रपति जो होता है वो जल, थल और वायु सेना का चीफ होता है। तो ध्यान रखना है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 152 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये आपका कई बार आया है। चौथा नंबर इसका राइट है 2005 ईस्वी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें से एक मौलिक अधिकार आपको हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया था। ये आपका है संपत्ति का अधिकार। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, देखो, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या अफगानिस्तान। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है क्योंकि जो भारत है इसके चारों तरफ बसा हुआ है। तो ध्यान रखना, सबसे लंबी घुमावदार जो सीमा रेखा बनाता है वो बांग्लादेश है। तो वही आपकी सबसे लंबी रेखा बन जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया 155 नंबर, वोट करने के लिए मतदाता की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो ये भैया आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है घटा करके। 156 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाता है। 157 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई आपने मॉडल प्रश्न पत्र में देखा होगा। तो गुप्त काल के वो शासक कौन थे, तो समुद्रगुप्त थे। ये आपको लगा देना है, सेकेंड ऑप्शन समुद्रगुप्त। 158 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ के शीर्ष स्तंभ से लिया गया है। तो सारनाथ के बौद्ध स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लोकमान्य तिलक का नारा क्या था। तो लोकमान्य, जिनको आप बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हो, तो उनका नारा क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नहीं था, ये भैया सुभाष चंद्र बोस का था। ये किसका था, सुभाष चंद्र बोस का था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखो, ऑप्शन है आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यही था राइट आंसर आपके क्वेश्चन का। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और चौथा ऑप्शन जो दिया, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी।
तो हड़प्पा सभ्यता की खोज भैया 1923 में हुई थी, ध्यान रखना। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके सानिध्य में यानी किसके मार्गदर्शन में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ। सूत्र एक है हदमोरा। क्या है? हदमोरा। ध्यान रखना, हदमोरा। तो ध्यान रखना, दो चीज़ें आपकी हैं, कौन कौन सी हैं? तो वो आपकी दी हड़प्पा सभ्यता, तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता से आप जानिए हड़प्पा सभ्यता, हा से हड़प्पा सभ्यता और दा से दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। और मोरा, मो से हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? तो आपको राइट लगाना है राखाल दास बनर्जी। ध्यान रखना, नाम आपको नोट कर लेना है। ये रा से आपका हो जाएगा राखाल दास बनर्जी। ध्यान रखना, हदमोरा ये आपका ट्रिक है, याद रख लेंगे तो आप लोग यही से 4 प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो चलते हैं, 161 नंबर प्रश्न आपका गणित का प्रश्न दिया गया है। यहाँ से गणित के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो ये रहे आपके 35 प्रश्न। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।